गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से हिंदी साहित्य की क्लास में मिल रहे हैं। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का चैप्टर नंबर 2 दादी माँ पढ़ेंगे। दादी माँ में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है। जिस प्रकार से लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में वर्णन किया है, उसी प्रकार से आप सभी भी अपनी दादी माँ के साथ यादें रखते होंगे। सभी की अपनी दादी माँ के साथ एक अलग और ख़ास यादें होंगी। तो वैसे ही लेखक भी बतला रहे हैं कि जब वो अपनी दादी माँ के गांव जाते थे तो वहाँ का माहौल कैसा होता था, वो किस प्रकार से दादी माँ के यहाँ मस्ती करते थे। जब वो बीमार होते थे दादी माँ कैसे उनका ध्यान रखती थी। दादी माँ के जो देसी दवाइयाँ थीं वो कैसे लेखक के ऊपर प्रयोग करती थीं। दादी माँ कहीं तेज भी थीं और जब लोगों की समस्याएं सुनती थी तो वो उनकी मदद भी करती थी। दादी माँ के पास ऐसी देसी दवाइयाँ हजारों या 50 किस्म की थीं जो कि हर जगह काम आती थी। बीमारियों में, भूत प्रेत में, महामारियों में, हर जगह दादी माँ साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखती थी। और अंत में कैसे आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद दादी माँ ने लेखक के पिताजी की सहायता की और जब दादाजी की मृत्यु हुई तो वो कितनी दुखी हो गई, कैसे उनका स्वभाव बदल गया। पहली बार लेखक ने उनको रोता देखा। ये सारी बातें आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। इस चैप्टर के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो सबसे पहले हम शिव प्रसाद सिंह के बारे में जानकारी ले लेते हैं। शिव प्रसाद सिंह इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 19 अगस्त 1928 को हुआ। इनके जन्म का स्थान था जलालपुर गांव, बनारस, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु हुई 28 सितंबर 2008। ये भारत के रहने वाले थे और ये जो काम करते थे वो था, पहले तो ये साहित्यकार थे ही, साथ में ये अध्यापक भी थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, नन्हों, एक यात्रा सतह के नीचे, राग गुजरी, मुर्दा सराय, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शैलूस। ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनका जो विषय होता था जिस पर वो लिखते थे वो उपन्यास हो सकता था, कहानी होती थी, निबंध होता था और आलोचनाएं होती थी। उनकी जो भाषा थी लेखन की वो हिंदी थी। उन्होंने जहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था। उन्होंने पूरी शिक्षा MH PhD की थी। उन्हें हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 को मिला था। और भी बहुत कुछ जानकारी हैं, जैसे कि डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह रेलवे बोर्ड के राजभाषा विभाग के मानद सदस्य भी रहे हैं और साहित्य अकादमी, बिरला फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जैसी अनेक संस्थाओं से किसी न किसी रूप में संबंधित रहे हैं। तो ये हैं शिव प्रसाद सिंह। अब हम अपने चैप्टर के सारांश की ओर चलते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में लेखक अपनी कमजोरी से शुरुआत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये कमजोरी नहीं तो और क्या है, जो कि मैं एक छोटी सी बात से घबरा जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सी ऋतुएं या बहुत से सीजन, मौसम ना देखे हों, परंतु जब वो एक छोटी सी बात मुझे याद आती है तो मेरा मन भर आता है, मैं कमजोर हो जाता हूँ। वो कहते हैं कि उस कमजोरी का बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं और बहुत लोग मेरे उस कमजोरी में साथ भी आते हैं। वो जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ साथ के उनके जो कर्मचारी होते हैं वो उन्हें दुखी देखकर खुश करने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं कि अब छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, तो लेखक फिर भी खुश नहीं होते। उसके पश्चात वही लोग पीठ पीछे कहते हैं कि ये थोड़ी सी समस्याओं से घबरा जाने वाला है, कमजोर है, इसे समस्याओं को बर्दाश्त करते नहीं आता है। तो लेखक कहते हैं वही लोग मेरा साथ देते हैं और वही मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं। जैसे ही लेखक दुखी होते हैं वो सोचते हैं कि अब मैं दोबारा इन बातों को कभी नहीं सोचूंगा, पर अचानक से उन्हें वो पुरानी बातें याद आने लगती हैं जो वो याद करना नहीं चाहते और उन बातों को सोचकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो पुराने बातों को सोचते हुए सोचते हैं कि उनके गांव में क्वार के महीने में क्या होता था, चारों तरफ पानी भर जाता था और वो पानी गर्मी की वजह से जब धीरे धीरे
जहाँ कम पानी होता था वो पहले सूखना शुरू होता था, या सड़कों के गड्ढों में जो पानी होता था वो सूखना शुरू होता था, तो उसकी एक अजीब सी गंध चारों तरफ फैली होती थी। उसके साथ ही बारिश के पानी में जो पानी में उगने वाली घास है, तरह तरह की घासों का नाम आपके चैप्टर में दिया गया है, जैसे कि बन प्याज, घेवर, सिवान, मोथा, साई, ये सब उगाती हैं या बह बहकर यहाँ वहाँ से वहाँ पर पानी में भरे हुए स्थानों पर आती हैं। जब गांव के जलाशय भर जाते हैं तो हमारे गांव के बच्चे वहाँ कूद कूद कर खूब नहाते हैं। वो सब दृश्य भी एक अलग ही दृश्य होता है, और हर एक मौसम का, हर एक ऋतु का अपना एक अलग महत्व होता है। जैसे कि बारिश बंद होने के बाद इस क्वार के महीने का होता है, जब कि धूप की वजह से ये पानी सूख रहा होता है, जलाशय भरे होते हैं, वो एक माहौल भी एक अलग माहौल होता है। फिर कहते हैं कि जिस प्रकार आषाढ़, क्वार, ये सब हिंदी महीने हैं, जिस प्रकार आषाढ़ में आम खाना और जामुन ये सब बहुत जरूरी होता है। अगर ये सब ना मिले तो हमें चिंता होने लगती है कि ये कैसा आषाढ़ का मौसम है। उसके बाद फिर अघन की बात करते हैं कि अघन में चिवड़ा गुड़ ना मिले तो उस मौसम का कोई मजा नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ ना मिले तो फिर भी दुख है, या हम दुखी हो जाते हैं कि उस मौसम का आनंद नहीं। गुड़ की पट्टी ना मिले तो कोई दुख नहीं। फिर कहते हैं इन सब बातों का अफसोस ना भी हो, लेकिन अगर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण मौसम का या झाग भरे जल का आनंद ना मिले तो ये बहुत दुखपूर्ण होता है। लेखक कहते हैं गंधपूर्ण जलाशय में कूद कर नहाना, उस झाग भरे पानी में नहाना और फिर 2-4 बार नहाने के बाद बीमार पड़ना, वो हल्की हल्की सी बुखार, वो हल्की हल्की सी जो हल्का हल्का सर दर्द होता था, वो सब भी बहुत जरूरी होता था। क्योंकि जब हल्का बुखार होता था तो हमें नींबू का शरबत और साबूदाना खाने मिलता था, उसका भी अपना एक मजा था। परंतु लेखक कहते हैं इस बार मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरा जो बुखार चढ़ा तो फिर चढ़ता ही गया। इतनी सर्दी लगी कि रजाई पे रजाई मुझे ओढ़नी पड़ी, और बुखार जाके उतरा रात को लगभग 12 बजे। तो मेरा बुखार इस बार कम ही नहीं हुआ। मैं केवल 2-4 बार ही उस जलाशय में नहा पाया था। कहते हैं कि जब मुझे बुखार था तो मेरी दादी माँ, जब मैं दूसरे दिन थोड़ा बुखार कम होने के बाद चादर ओढ़े लेटा था तो मेरी दादी माँ आई और वो नहा कर आई थी, लगता है उसी झाग वाले पानी से। उनके बाल गीले थे और सफेद बाल, उनके सफेद ही उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, किनारी ही न था तो साड़ी में कोई बॉर्डर नहीं थी, और वो मेरे पास आकर बैठ गई। उनके बालों से गीले होने के कारण पानी की बूंदें टपक रही थी। उन्होंने मुझे छूकर देखा और उसके बाद पूछा, मेरे सर को छुआ, मेरे पेट को छुआ, मेरे गले को छुआ, और छूकर देखने के बाद मुझसे पूछा कि बुखार कैसा है। उसके बाद उन्होंने अपने पल्लू से एक मिट्टी निकाली और मुझे मेरे माथे पर लगाई और मुझे थोड़ी सी खिला दी। ऐसा लग रहा था किसी अदृश्य शक्तिधारी बाबा की वो भभूति हो या वो मिट्टी हो। उसके बाद जब मेरा बुखार बढ़ता तो वो मेरे हाथ पैर को ठंडे कपड़े से सेकती, उसके बाद मेरा सर दबाती, मेरे पास बैठकर पंखे से हवा करती, देखती कि मेरा पानी गर्म हुआ कि नहीं, मेरे पानी को छौंक लगाया गया है या नहीं। इस प्रकार वो मेरा ध्यान रखती। भले ही वो ये सारे काम खुद नहीं करती, परंतु ऐसे प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती और घर वालों से ये सारे काम करवाती कि मूंग की दाल की खिचड़ी बनी या नहीं, पीपल की छाल का छौंक ही पानी में लगाया जाए, बार बार छूकर देखती मेरा बुखार कम हुआ या नहीं। इस प्रकार के बहुत सारे काम वो घर वालों को बता देती जब तक बुखार ठीक ना होता। उनके पास देसी दवाइयों का खजाना था, जैसे कि वो खुद के घर में ही नहीं, आसपास के कई गांवों के लोगों को दवाइयां बता देती थी। ऐसी ही देसी दवाइयां, चाहे वो किसी भी प्रकार का बुखार हो, उनकी देसी दवाइयों से ठीक हो जाता था। चाहे वो मलेरिया हो, सरसाम हो, निमोनिया हो, वो सिर्फ हाथ माथा पेट छूकर ही बता देती थी कि कौन सी बीमारी है। उसके बाद चाहे फिर भूत हो, कोई भी हो, वो इन सारी दवाइयों से उनकी तबीयत ठीक कर देती थी।
महामारी फैली हो, विसूचिका हो, तो उनके अलग ही नियम शुरू हो जाते थे। वो रोज सुबह उठती, स्नान करती और लौंग और गुड़ से मिश्रित जलधार यानी जल चढ़ाती, गुग्गल या धूप जलाती। उसके बाद फिर सफाई का तो उनसे कोई सीखे कि सफाई किस प्रकार से की जाती है। अगर दवा में देरी हो जाती तो वो बहुत परेशान हो जाती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो दादी माँ को बिल्कुल गुस्सा आ जाता, जैसे कि वो पागल ही हो गई हो। बुखार अब भी मुझे आता है, पर दादी माँ जैसे कोई मेरी सेवा नहीं करता। नौकर पानी दे जाता है, मेरा महाराज अपने से पकाकर मुझे खिचड़ी दे जाता है, पर उस खिचड़ी में वो मजा नहीं होता जब मैं अपनी दादी माँ के यहाँ बीमार होता था और साबूदाने या मूंग की खिचड़ी मुझे मिलती थी। उसका अलग ही मजा होता था। कोनेन मिक्सचर की सीसी की तिताई के डर से बुखार ही भाग जाती थी, अर्थात दादी की साफ सफाई से आधी बुखार तो ऐसे ही ठीक हो जाती थी। पर ना जाने क्यों अब ऐसे बुखार को अपने पास लाने का जी नहीं करता। लेखक कहते हैं उस समय वो कुंवार के दिनों में आया हुआ बुखार बहुत पसंद था, दादी माँ की जाने वाली देख रेख बहुत पसंद थी। अब भी बुखार आता है, सेवा करने वाले हैं, लेकिन इस बुखार में वो मजा नहीं। आगे लेखक कहते हैं कि किशन भैया अर्थात लेखक के बड़े भाई की शादी थी। दादी का हाल तो ऐसा था जैसे कि सारा काम घर का दादी ही कर रही हो। जैसे ही पड़ोसने आती तो दादी कह देती, क्षमा करना बहनों, मुझे काम काज का घर है ना, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। अगर मैं काम ना करूं तो कोई काम ही घर में समय पर नहीं होता। सभी को पता था कि दादी कोई काम नहीं करती, पर हाँ, अगर दादी उस काम में सम्मिलित ना हो तो वो काम कभी समय में ना हो, क्योंकि दादी क्या करती थी, समझाने का कार्य करती थी कि इस कार्य को कैसा करना है, अर्थात वो काम विलंब या देरी से ही होता था अगर उस काम में दादी नहीं होती थी। उसके पश्चात फिर दादी एक दिन लेखक कहते हैं कि मैं लेटा था जब मैंने देखा कि बाहर दादी किसी पर भड़क रही हैं। वो रामी की चाची थी, उनका नाम धन्नो था। दादी धन्नो से कह रही थी कि बेशर्माई की हद होती है धन्नो, तूने कितने दिन पहले पैसे लिए थे और क्या कहकर पैसे लिए थे, अभी तक तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए। तुझे तो सूद के साथ अर्थात ब्याज के साथ मेरे पैसे वापस करना चाहिए। तेरी आंख में तो शर्म ही नहीं है। मांगने के समय कैसी आ गई थी कि दादी पैसे दे दो, अब देने के समय तो तेरा पता ही नहीं चलता है, ऐसा दादी उसे डांट रही थी। तू मेरे पैरों पर नाक रगड़ रही थी जब तुझे पैसे चाहिए था, फिर अब लगी है आजकल करके टालने के लिए। धन्नो चाची कहती हैं, दे दूंगी मालकिन, दे दूंगी। रामी चाची रोने लगती हैं और कहती हैं, दोनों हाथों से हाथ जोड़कर कहती हैं कि बिटिया की शादी है, इसलिए अभी पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई, मैं धीरे धीरे करके आपके पैसे दे दूंगी। जैसे ही दादी वो झुकती हैं पैर पड़ने के लिए, दादी कहती, हट हट, मुझसे दूर रहे, अभी मैं नहाकर आई हूँ, मुझे मत छू। और बिटिया की शादी सुनकर धन्नो चाची को दादी कहती हैं कि ठीक है, अभी तू मेरे पैसे मत दे और चाहे तो ना देना, ये 10 रुपए और रख मेरी तरफ से। तूने पहले क्यों नहीं बताया कि बिटिया की शादी है, ये मेरी तरफ से बिटिया की शादी के लिए पैसे हैं। ही दादी ने पिछले पैसे माफ किए और 10 रुपए और दिए धन्नो चाची को, तो धन्नो चाची ने ढेर सारी दुआएं दादी को दी कि हमेशा खुश रहो, खुशियों से तुम्हारा घर भरा रहे, दूधो नहाओ, पूतो फलो, ऐसी बहुत सारी दुआएं उसने दादी को दी। फिर लेखक ने जब धन्नो चाची से वो कारण पूछा कि दादी आप पर क्यों चिल्ला रही थी, तो धन्नो चाची ने पूरी बात बताई कि मैंने उनसे पैसे लिए थे, समय पर पैसे ना देने पर वो मुझ पे बिगड़ रही थी, परंतु जैसे ही उन्होंने बिटिया की शादी की बात सुनी तो उन्होंने मुझे पिछले पैसे माफ करके और पैसे भी दिए। फिर कहते हैं, ये तो बड़े लोगों का काम है बेटा, अगर मैंने गलती की तो उन्होंने मुझे डांट लिया, पर उन्होंने अपना बड़प्पन भी तो दिखाया। बेटी की शादी सुनकर उन्होंने ज्यादा पैसे मुझे दिए और मेरे पैसे माफ भी किए। आगे लेखक कहते हैं कि किशन भैया की शादी के 4-5 रोज पहले से ही महिलाओं ने गीत गाने शुरू कर दिए थे और विवाह की रात को एक अभिनय हुआ करता है जो कि हर जगह सेम ही कहानी पर हुआ करता है कि शादी विवाह से शुरू होता है और पुत्र उत्पत्ति अर्थात पुत्र प्राप्ति के बाद वो अभिनय खत्म हो जाता है। यही एक कहानी होती है। इस अभिनय में सभी पात्र, सभी कैरेक्टर जो होते हैं वो महिलाएं ही निभाती हैं। कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं बारात में ना जा सका और मेरा ममेरा भाई अर्थात मेरा कजन भी जो था वो भी लेट आने के कारण बारात में
ना जा सका, तो वो आंगन में सोया था और पास ही दादी माँ ने मुझे भी चादर उड़ाकर सुला दिया। महिलाओं ने इसका विरोध किया तो दादी माँ ने कहा कि अभी बच्चे हैं और बच्चों का मन तो ब्रह्मा के समान होता है, अर्थात भगवान के समान होता है, उनसे क्या दिक्कत है, तुम्हें जो करना है वो करो। तो फिर शुरू होता है उनका अभिनय। अभिनय के किसी दृश्य में लेखक को चादर के अंदर से सुनते सुनते हंसी आ जाती है और लेखक का भांडा फूट जाता है। देबू की माँ जो होती हैं वो चादर उठाकर कहती है कि देख लिया दादी माँ, छोटे बच्चे, ये दूध पीने वाले बच्चे हैं, इतने छोटे हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्थात वो ताने मारकर दादी माँ से ऐसी बातें करती हैं। कहते हैं कि जब दूसरे दिन मुझे सुबह देबू की माँ मिलती हैं तो मैं उनसे कहती हूँ, याद है भाभी, मैं रात वाला बच्चा, और चिढ़ाकर जब वो मेरे पीछे आती हैं तो मैं दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। जब भी कोई गलती करो तो दादी माँ के पास जाकर ऐसा लगता है जैसे कि अभय दान मिल गया हो, हमने जो गलती की है उससे हमें माफी मिल गई हो। तो लेखक आगे कहते हैं कि परिस्थितियां कैसे कैसे बदलती हैं। दादी माँ तो सभी कुछ जानती थी, तो हमारे घर में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति आई। वो कहते हैं स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात कैसी कैसी है, कैसे उनका स्वभाव था, वो सब आगे बताते हैं। परिस्थितियां हर समय एक सी नहीं होती। वो कैसे हुआ हमारे घर के साथ। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी को सब कुछ सूना सूना लगने लगा, हर कुछ। दादाजी ने जैसे उनके साथ धोखा किया हो। दादाजी ने कहा था पहले तुम जाओगी, अर्थात पहले तुम मरोगी फिर मैं, और दादाजी ने उन्हें धोखा दे दिया, पहले वो खुद चले गए। सब कुछ उन्हें दिखावा लगने लगा, सारी दुनिया उन्हें दिखावा लगने लगी। अब दादी माँ जल्दी किसी पर विश्वास भी नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें दादाजी ने ही धोखा दिया। शुभ चिंतक भी सब उन्हें दिखावे लग रहे थे। फिर घर की स्थिति भी बिगड़ रही थी, आर्थिक स्थिति। दादाजी ही एक लौते कमाई के साधन थे और जो लेखक के पिताजी हैं उन्होंने दादाजी के श्राद्ध पर बहुत अधिक पैसे खर्च कर दिए, जिसकी वजह से घर की आर्थिक स्थिति जो थी वो खराब हो गई और कोई कमाने वाला नहीं था, क्योंकि कमाने वाले दादाजी स्वयं थे जो कि मृत्यु को पा चुके थे। आगे लेखक कहते हैं कि इसके पहले जब दादाजी थे, दादी माँ को कभी उदास नहीं देखा था। माघ का महीना था, बहुत ठंड पड़ रही थी, इतनी शीतलहर चल रही थी कि ठंडी हवाएं अंदर हड्डियों तक को झंझोर देती थी। और इस इतनी ठंड में दादी माँ एक कोने वाले कमरे में संदूक के ऊपर दिया जलाकर बैठी हुई थी और गीली साड़ी पहनकर हाथ जोड़े हुए उनकी आंख से आंसू निकल रहे थे। लेखक कहते हैं मैं भी उनके बाजू में जाकर बैठ गया और बहुत देर तक दादी माँ को ऐसे ही देखते रहा। जब दादी माँ ने आंख खोली तो मैंने उनसे कहा, दादी माँ एक बात पूछूं? दादी माँ ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप रो रही थी? तो कहे नहीं, मैं नहीं रो रही थी। उन्होंने बात को टाला और कहा तूने खाना खाया? चल मैं तुझे खाना देती हूँ। लेखक ने कहा पहले आप साड़ी तो बदल लो। और उनने कहा मुझे सर्दी गर्मी अब नहीं लगती है, और खींचते हुए लेखक को रसोई की तरफ ले गई। उसके बाद दूसरे दिन लेखक के बाबूजी और उनके बड़े भाई किशन, वो दोनों चारपाई पर बैठे कुछ बातें कर रहे थे। उनकी जो शक्लें थी वो रोने वाली थी। ध्यान से सुनने में समझ आया कि वो पैसों से संबंधित बातें कर रहे हैं कि अब कोई पैसे नहीं देता, रुपए रुपए के लिए तरस रहे हैं, अब पैसों का जुगाड़ कैसा हो। वो बहुत ही चिंतित हैं दोनों के दोनों। उन्हें ऐसा देखकर दादी माँ उनके सिर पर हाथ फेरती है और कहती है रोते क्यों हो, अभी मैं हूँ। और उन्होंने संदूक खोला और एक चमकती सी चीज निकाली, बाबूजी के हाथ में देते हुए कहा कि ये रखो, इससे कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। ये तुम्हारे पिताजी ने मुझे दिया था, ये उनके वंश की निशानी है। पहले लोग कोई भी चीज जोड़ कर रखते थे अपने आगे पीछे को सोचकर समझकर कि कभी जरूरत पड़ेगी, तो अब तुम इसको रखो, ये मेरी जरूरत की नहीं है। और उनका ये कहते हुए गला भर आता है, अर्थात उनके आंसू आ जाते हैं। उस दिन लेखक कहते हैं कि मेरी दादी माँ बिल्कुल देवी की समान लग रही थी। उनकी धुंधली छाया धीरे धीरे विलीन हो रही थी। मैंने देखा कि अब दिन काफी चढ़ आया है। पास के खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौआ अपनी घिनौनी काली पाखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठकर जोर जोर से काव काव कर रहा है। हाथ में अब भी किशन भैया का आया हुआ खत है। मेरा हाथ कांप रहा है। काली चींटियां सी काट रहे धूमिल, ऐसे लग रहा था काली चींटियां मुझे काट रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मन बार बार अपने से
पूछ बैठता था, क्या सचमुच अब दादी माँ नहीं रही? लेखक ये सब क्या कब याद कर रहे थे? जब वो अपने बड़े भाई का आया हुआ खत पढ़ते थे, और जब जब वो खत या दादी माँ की याद करते थे तब तब उनकी आंखें नम हो जाती थीं। ये शिव प्रसाद द्वारा रचित दादी माँ चैप्टर था। लेखक ने यहाँ अपने गांव के और अपने परिवार में सबसे मुख्य दादी जी के बारे में, एक जो रिश्ता है, एक जो विश्वास है, एक जो खुशी होती है अपने परिवार वालों के साथ रहने की, अपने गांव में रहने की, उन सब बातों को बताया है। और दादी माँ को देवी के समान बताकर ये बताया है कि कहीं ना कहीं बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी होता है, जो कि पूरे घर का ध्यान रखते हैं, बुरे समय में हमारे काम भी आते हैं। तो ये यहाँ हमारा चैप्टर आज समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।